याद है जीवन में कि कोई इमेजिन नहीं किया होगा जिस तरह से हमको प्रताड़ित किया गया। जनकपुर में एक चंदेश्वर बाबू का मकान है, श्री चंदेश्वर सिंह ठेकेदार थे, बड़े ठेकेदार थे उस ज़माने के। तो उन्हीं के मकान के कोने में पीछे नीचे में मैं रहता था। उसी में बाम इंडिया की ऑफिस थी। उनके घर में ही मुझे बुला करके और नीचे ज़मीन पर बैठाया गया और चारों तरफ से कुर्सी लगा करके नौजवान लोग और इतनी माँ बहन बेटी हमको गाली दिया कि जितना देर रहा 10 मिनट 15 मिनट तो सब गाली देते रहा। और उसका इंटेंशन ये था कि मैं कुछ उसका जवाब दूं। अगर मैं जवाब देता तो मेरी हत्या कर देते वो लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। कहते हैं सफलता एक ऐसा फल है जो किसी पेड़ पर नहीं उगता। इसके लिए व्यक्ति को कठोर परिश्रम, कड़ी मेहनत और कभी कभी बरसों की तपस्या और संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर कोई व्यक्ति शून्य से शिखर तक पहुंचता है और फिर उसका ये संघर्ष दूसरों के लिए प्रेरणादायी बन जाती है। आज हम ऐसे ही एक शख्सियत से मिलने वाले हैं जिन्होंने शून्य से शिखर तक का सफ़र तय किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी का। आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर कैसे उन्होंने शून्य से शिखर तक का सफ़र तय किया। सर, आपका रैड नेटवर्क में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, आप आज एक बिहार ही नहीं देश के जाने माने नाम हैं, तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप कब से राजनीति में आए और किस तरह इसकी शुरुआत हुई। आप थोड़ा अपने उस संघर्ष के बारे में बताएं दुनिया को, जो सचमुच आपके लिए भी एक चुनौती था। देखिए, मेरा जन्म पटना जिला के मसौढ़ी में एक संगत पर छोटा सा टोला है, मोहल्ला, वहाँ हुआ। मेरे माता पिता दादा दादी सब वहीं रहते थे, वहीं जन्मे पले बढ़े। और मैं भी अपना स्कूलिंग 10th क्लास तक मसौढ़ी के ही श्रीमती गिरजा कुंवर उच्च विद्यालय में किया। लेकिन बाद के दिनों में कुछ कठिनाइयों के कारण हमारे पिताजी एक सोशल वर्कर थे, सोशल एक्टिविस्ट थे और साथ ही साथ वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे 1942 के आंदोलन के। जी। तो वो हम लोगों को लेकर के पटना आ गए। पटना में रहने लगा। पटना में जब आए तो सबसे पहले मंदिर में रहते थे। बुद्ध मार्ग पर एक मिर्चैया बाबा का मंदिर है। करीब 1 महीना उस मंदिर में रहने का काम किया। उसके बाद फिर मंदिरी में रहते थे, झोपड़ी में। उसके बाद हम लोगों का नाम लिखा गया मिलर हाई स्कूल में। ये मेरा जीवन बचपन का रहा। मैं 9 भाई बहन था, जिसमें सबसे बड़ा मैं था। मेरी एक बहन थी हमसे छोटी, वो अभी हाल में ही 2 महीना पहले फुलवाड़ी हाई स्कूल के प्रधान अध्यापिका पद से रिटायर की है, सेवानिवृत्त हो गई। वो हमारे बाद वो बड़ी थी। हम लोग यहीं रहते थे, पढ़ाई करते थे। मिलर हाई स्कूल से पास करके हाई स्कूल में पहुँचे, कॉलेज में पहुँचे। पटना कॉलेज में नामांकन लिखाया। फिर पटना कॉलेज से 1971 में जब पहली बार मैं आया तो सर, ये तो आपने बता दिया कि आपकी पढ़ाई, लेकिन ये बहुत ही आसान सुनने में लगा।
लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप बताए कि झोपड़ी में रहते थे, तो क्या आप मंदिरी में झुग्गी झोपड़ी है उसमें रहते थे? और फिर ये कितना चुनौती भरा था पढ़ाई करना? क्योंकि अगर आपके पिताजी सोशल एक्टिविस्ट थे तो पैसे की भी दिक्कत तो रहती होगी। बहुत पैसे की दिक्कत थी। मैं ट्यूशन पढ़ाता था, कुछ काम भी करता था, और कोई ऐसा काम नहीं है जो मैं नहीं किया हूँ। मजदूरी का, घर में सब काम किया हूँ मैं, यही जान लीजिए। जो एक सामान्य गरीब घर के लड़का का, परिश्रमी परिवार का जो होता है, वो सब काम किया। और एक शाम खाने के बाद दूसरे शाम के खाना का भी इंतजार होता था। तो आप समझ सकते हैं, एक लड़के को पढ़ाता था तो उसके पिता भुंजा बेचते थे, घूम के, बनारसी था, तो उसके यहाँ मुझे भुंजा खाने को मिल जाता था, और जितना खाऊं उतना खिलाता था भुंजा। एक बच्चा था जिसके पिता इनकम टैक्स पर फल बेचते थे, तो हमको जितना उसके यहाँ फल, कुछ ऐसे फल होते थे जो वहाँ कोई खरीदने वाला नहीं होता था। जैसे केला है, बहुत पक गया तो कोई खरीदने वाला नहीं है। सेव है, जिसमें दाग लग गया, आधा तो ठीक है और आधा सड़ा हुआ है। नारंगी है, दाग लग गया तो दो चार तो ठीक है, खराब है उसमें का, बाकी तो ठीक है, लेकिन उसको कोई खरीदने वाला नहीं होता था। तो हम वैसे ही फलों को खा करके पूरा भरपेट खा लेता था सुबह में, दम भर, अनइमेजिनेबल, आप नहीं कल्पना कर सकते हैं। और फिर दिन भर एकदम मैं स्वस्थ रहता था खा के उसको। फिर रोटी मिल गया तो रोटी खा लिया, रोटी गुड़, रोटी नमक मिर्चा, ये था। फिर कभी चले गए तो आगे जो खाजा का दुकान है म्यूजियम के ठीक सामने, जो सबसे पुराना खाजा का दुकान है, वहाँ त्रिवेणी साहु के था। त्रिवेणी साहु के बेटा अभी चलाता है उसको। त्रिवेणी साहु तो रिक्शा चलाते थे उनका ने, देखिए उसके बेटा का नाम भूल रहे हैं उनके हम। तो उसकी पत्नी, त्रिवेणी साहु की पत्नी, और जो खाजा का भी मालिक है दुकान का सबसे बड़ा, उसकी माँ वहाँ फुटपाथ पर रोटी सब्जी बेचती थी। तो उसके यहाँ भी पालथी मार के बैठ गया तो वो कहती थी, खनवा खा ला ना, कहाँ जावा, पहले खा ला 2 रोटी। ये उसका प्रेम था, इसलिए कि उसको लोग कोई तंग करता था, उसकी हटाता था दुकान उकान, तो मैं उसकी सुरक्षा में खड़ा हो जाता था जवाब देने के लिए। तो उससे हमारा उसके साथ संबंध अच्छा हो गया। तो ये था मेरे जीवन का कहानी सब। जी। आपने बताया कि ग्रेजुएशन किए, तो फिर सर आगे का सफ़र कैसा रहा? ग्रेजुएशन किया, उस समय छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा, जीत भी गया। एक सोशल सर्विस सब कमेटी होता था, तो उस सोशल सर्विस कमेटी में उस समय चेयरमैन बनी थी जो अभी पटना हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के हैं, जोगेश चंद्र अध्यक्ष हैं बार। उनकी पत्नी का नाम है सुशीला सहाय। हाँ, तो सुशीला सहाय चेयरमैन होती थी, हम उसमें मेंबर हुए थे जीत करके। सुशीला सहाय, उस समय उनकी शादी नहीं हुई थी सुशीला जी की, और सुशीला मगध महिला कॉलेज में पढ़ती थी। तो लेकिन हम लोग सब AISF के फोरम में रहते थे। जो सहवाल गुप्ता थे, जो आदरी के चेयरमैन थे, वो भी थे। डॉक्टर AK सेन का बेटा था, नादू दादा बोलते थे उनको। फिर शंभू शरण श्रीवास्तव थे, डॉक्टर शंभू शरण, आजकल पता नहीं कहाँ हैं वो। मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट थे, पटना मेडिकल कॉलेज के। ये सब मिल करके, हम लोग मिल करके एक AISF का मेंबर थे। तो धरना प्रदर्शन जुलूस में इन लोगों के साथ शामिल हो जाता था मैं। तो इन लोगों ने मुझे भी खड़ा कर दिया कि आप ही खड़ा होइए।
मेंबर के लिए, तो चुनाव जीत भी गए हम। अध्यक्ष हुए थे रामजतन सिन्हा शायद, हाँ कुछ ऐसे ही, रामजतन सिन्हा। तो और योगेश चंद्र जी की पत्नी सुशीला सहाय जो थी, वो सोशल सर्विस सब कमेटी बोलते थे, उसके मेंबर, उसके चेयरमैन हुई थी वो, हम उसके मेंबर के रूप में। लेकिन इलेक्शन होता था उसका, उसमें जीते थे। तो राजनीति का हवा उसी समय से लगा हमको थोड़ा, लेकिन गरीबी के कारण उस दिशा में आगे नहीं बढ़ सका। मैं अपनी पढ़ाई करता था, नौकरी वोकरी करने के लिए परेशान रहता था, और फिर वहीं से ग्रेजुएट भी किया मैं पटना यूनिवर्सिटी से, पटना कॉलेज से। हमारे समय में वहाँ प्रिंसिपल हुआ करते थे कि महेंद्र प्रताप, पटना कॉलेज के, जो बाद में वीसी भी हो गए थे पटना। वो बहुत मज़ेदार आदमी थे वो। प्रिंसिपल के रूप में भी उनको देखा, वीसी के रूप में भी बाद में देखा, ये थे वो। तो ये रहा मेरा। फिर एमए में भी एडमिशन ले लिया हमने दरभंगा हाउस में, पॉलिटिकल साइंस में। लेकिन सर, ये तो पढ़ाई की बात हुई और राजनीति में मतलब एक शुरुआत की, लेकिन हम जो जानते हैं आपके बारे में कि आप जो है बहुत संघर्ष किए, जंगलों में रहे, और सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे खास करके जो मतलब मिशनरीज़ की संस्थाएं हैं उनके साथ आपने बहुत काम किया, लोगों के उत्थान के लिए, आदिवासियों के लिए, गरीब गुरबा लोगों के लिए। हाँ, वो एक अलग पहलू है। ये मैंने आपको छात्र जीवन का बताया। और 1975 में पटने में बाढ़ आ गई, तो मैं सब लोगों का झोपड़ी सब दह गया, पानी में नष्ट हो गया। मतलब फुटपाती हो गए हम लोग एकदम। झोपड़ी वाले को हम फुटपाती नहीं बोल रहे हैं अभी, हालांकि भी फुटपाती है जी। ये जी, मैंने मतलब आप लोग का झोपड़ी मतलब पानी में नष्ट हो गया, तो हम लोग रोड पर आ गए। तो कुछ था नहीं हम लोग के पास, तो हम लोग आर्ट कॉलेज में रहते थे। अच्छा। पटना आर्ट कॉलेज है ना, जी। तो उसी के बरामदा पर रहना सोने का काम। बाढ़ का पानी कुछ था ही, धीरे धीरे खसक रहा था। तो राहत कार्य चलाने के लिए यहाँ आ गए पटना सेंट जेवियर के फिलिप मांथरा, जो उस तत्कालीन समय वहाँ के वाइस प्रिंसिपल थे। तो आ गए, तो मुझे मालूम हुआ कि कोई फादर आए हैं जो यहाँ कुछ काम करना चाहते हैं, तो मैं आगे हो गया। तो गांव वाले लोगों ने भी कहा यही सब बताथुन मेरे बारे में, सब यही जानकारी देंगे। तो सब जो उन्होंने पूछा बाढ़ के बारे में, कैसे आई, क्या हुआ, कौन लोग यहाँ हैं, कौन लोग नहीं हैं, कितने लोग हैं, पूरा एक तरह से लेखा जोखा। 2 दिन तक उन लोगों ने लेखा जोखा लिया वहाँ का। वो लेखा जोखा लेने का मतलब था कि वो असेसमेंट कर रहे थे कि किस में कितना कितना क्या दिया जाए। हमने सब असेसमेंट के अनुसार उनको जानकारी दे दिया। तो फिर हमको वो अपने यहाँ बुलाए भी, हमको फिर आते जाते रहा, और कुछ वहाँ बांटने के लिए भी काम शुरू किया उन्होंने तत्कालीन समय में। जी। कुछ खाना, सूखा खाना देने लगे वहाँ। तो हमको उन्होंने माध्यम बनाया बांटने का। तो हमने ठीक ढंग से जैसा था आदेश, उसी के अनुसार सबको बांट दिया हमने। तो शायद लगता है यही चीज़ उनको अच्छा लगा होगा कि जो प्लानिंग था योजना के अनुसार अक्षरशः उसको इम्प्लीमेंट हमने करा दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार ये काम होते गया। तो स्वभावतः विश्वास, ट्रस्ट जो उनका था मेरे प्रति बढ़ते गया। तो जब कुछ बांटने उठने लगे, देने लगे, तो कुछ लोग, एक आध आदमी हमारी शिकायत भी करने लगा उनसे, लेकिन उस पर वो बिलीव नहीं किए और मेरी ओर ही आकर्षित थे, और मैं उसके अनुसार काम करने लगा। फिर झोपड़ी ही बनाने का में मदद किया उन्होंने, पुनः जहाँ जहाँ से झोपड़ी लोगों की समाप्त हुई थी उस झोपड़ी को ही बनवाया। फिर स्कूल चलाने का काम शुरू किया उन्होंने। तो स्कूल भी हम चलाने लगे, पढ़ाने लगे, और उसमें हमको कुछ पैसा नहीं देते थे, लेकिन कुछ खाने पीने के लिए दे देते थे, और हम अपने आप को सम्मानित महसूस करने लगे ये सब काम करने में। अपने आप को रिस्पेक्टेड फील करते थे जब वो हमारा इंट्रोड्यूस किए हमको। सेंट जेवियर कॉलेज के बच्चों के सामने उन्होंने मेरा परिचय बताया,
तो हमको लगा कि अरे हम भी कुछ हैं, मतलब मेरे मनोबल को उन्होंने बढ़ाया, खाली पुष्ट किया, और हम उसके अनुसार उनके साथ खरा उतरते गए। धीरे धीरे करके उनके संपर्क में रहा मैं। फिर सोशल एक्टिव बंधुआ मजदूर के खिलाफ हमको उन्होंने सिखाया कि बंधुआ मजदूर सिस्टम क्या है, हम जाने। फिर बंधुआ मजदूर के लिए काम करते थे। स्वामी एक निवेश शुरू किए थे 80-81 का, फिर उनके भी संपर्क में आ गया मैं। लेकिन तब तक मैं इनके साथ, फिलिप मंथरा के साथ, यहाँ जमुई जिला के, मुंगेर जिला का खड़गपुर था, बनहारा इलाका, वहाँ हमने इस काम को शुरू कर दिया था। और तत्कालीन समय में वहाँ मिस्टर पॉल डीएम हुआ करते थे। मतलब कि जमुई से आपका रिश्ता जो है वो आज का नहीं, राजनीति में आने से बहुत पहले का हमको मालूम भी नहीं था कि हम वहाँ जा सकेंगे, चुनाव की बात वहाँ के बारे में सोच सके। मेरे जहन से बाहर की बात थी वो, लेकिन वो शुरू हो गया था अचानक हमारे तरफ से वो। तो वहाँ भी संतालियों के बीच में मैं रहता था। वहाँ से भी मेरे ऊपर विश्वास लोगों का बढ़ा। फिर और इस काम में आगे बढ़ते गए। और फादर हमारे, वो जो थे फादर फिलिप मंथरा, वो मेरे ऊपर इतना विश्वास करने लगे कि मुझे, और सब जगह मुझे प्रोजेक्ट करते थे वो, जहाँ जहाँ उनकी पहुँच थी उन सभी जगहों पर हमको प्रोजेक्ट करते थे। तो उससे मेरा मनोबल जो है ना बहुत आकाश पर चला गया। फिर हमने नौकरी वोकरी करने की बात ही छोड़ दिया। फिर 1-2 विदेशी लोगों से अभी हमको मिला दिया उन्होंने। हम फ्रांस के रहने वाले थे 2-3 नागरिक, उनसे मिला दिया। फिलिप, उसका नाम था फिलिप ब्लान से एक, उससे उन्होंने मिला दिया हमको। वो लोग काम कर रहे थे तत्कालीन समय में बिलासपुर ज़िले में, वहाँ भी बहुत ज़बरदस्त आई थी, अकाल पड़ा था। छत्तीसगढ़, बिलासपुर आज के दिनों में छत्तीसगढ़ है, तत्कालीन समय मध्य प्रदेश था। और वो बिलासपुर ज़िले के जांजगीर, चांपा जांजगीर एक जगह है जहाँ रहते थे, चांपा में वो। तो और हमको हो गया था यहाँ जॉन्डिस तब तक, यहाँ पटना में जब मिलने आए तो मैं हॉस्पिटल में भर्ती था जॉन्डिस के कारण। तो जहाँ मैं हॉस्पिटल में था, कुर्जी फैमिली में भर्ती, वहीं वो आ गए हमसे मिलने, फिलिप। अच्छा। हॉस्पिटल में, और हमको उसने आमंत्रित कर दिया कि आप आइए वहाँ। तो हमने कहा कि पैसा वैसा तो मेरे पास है नहीं। तो कहा सब पैसा, आपका आने जाने का भाड़ा, सब खर्चा सब हम देंगे। तो स्वभाव था, एक तो विदेशी, दूसरा हमको सब साधन देने के लिए तैयार हो गया। तो मैं बिलासपुर भी चला गया उनके साथ। जब मैं 1 महीने बाद जब अच्छा हुआ, हमको जॉन्डिस से हम अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगे, तो मैं बिलासपुर पहुंच गया। और बिलासपुर जब पहुंच गया तो उनके साथ रहने लगा। रहते रहते वहाँ भी कुछ न्यूनतम मजदूरी का काम करने लगे। तो जो बिलासपुर का पूरा जिला है, खास करके जांजगीर, कोरबा, चांपा, इन इलाकों में मैं बहुत ही एक्टिव हो गया। जांजगीर को कहते हैं अकल तारा भी, करतला, अकल तारा, क्या नाम है उसका, और एक जगह कोरबा, और इस तरह से पंतोरा, ये सब मुख्य जगह हैं वहाँ। उन जगहों पर मैं बहुत एक्टिव हो गया। इतना ज़बरदस्त एक्टिव हुआ और मजदूरों का संगठन इतना मजबूत बना दिया हमने अपना कि बिहारी को बिहारिया बोलते थे हमको लोग। और मेरे ऊपर वहाँ के मजदूरों का विश्वास बढ़ गया। तो वहाँ मजदूरी कम मिलती थी, ठीक था, महिलाओं को भी और भी कम मिलती थी मजदूरी। तो उस मजदूरी के लिए हमने वहाँ आंदोलन शुरू करा दिया, शुरू हो गया। और उसी के बाद या उसी समय रायपुर के डीएम थे अजीत योगी, जो भी कांग्रेस के नेता हैं। अच्छा। हाँ, जबकि बड़े कद्दावर नेता थे। हाँ, नेता नहीं थे वो, IAS अफसर थे। बाद में मतलब कद्दावर नेता हुए। अभी भी हैं वो।
अभी भी वो हैं। एक्सीडेंट में वो एक बार हम मिले उनसे सेंट्रल हॉल दिल्ली में, उनको याद दिलाया था मैंने, क्या याद है कि नहीं आपको ये सब घटना। तो वहाँ मैं था, और आदिवासी होने के नाते उनका भी कभी काफ़ी एटीट्यूड पॉजिटिव माइल्ड एटीट्यूड होता था हम लोगों के प्रति, ये हमने देखा। अजीत जोगी का उसमें एज ए डी, और उसमें डीएम का माने बहुत बड़ी बात होती थी। और वहाँ विद्याचरण शुक्ला का बहुत बोल वाला था, तूती बोलता था कांग्रेस के ज़माने में उनका, मध्य प्रदेश के इलाके। कांग्रेस की हुकूमत थी राज्य से लेकर दिल्ली तक, तो आप समझ सकते हैं। तो उसी समय मुझे जाने का मौका मिला बस्तर, रायपुर जिला में ही बस्तर जिला था एक, नक्सल प्रभावित बहुत जी, बाद में बहुत नक्सल प्रभावित, उस समय नहीं जी, बस्तर में गया, कांकेर में, और कांकेर में भी गया, अबूझ माड़। जी जी, ये सब तो सर काफ़ी मतलब फेमस इलाका है। अबूझ माड़ में उस समय में मेला बाजार जो लगता था वो तौल के कुछ नहीं बिकता था वहाँ, अच्छा वजन से कुछ बिकता ही नहीं था। जी, हाँ, और ज़्यादातर किरासन तेल, नमक इस तरह से बिकते थे, कपड़े, लेकिन खरीदने वाले नहीं थे इन चीज़ों को, क्योंकि वहाँ से बदलने का काम होता था, केवल जो प्रोडक्ट था वहाँ का अदला बदली। हाँ, जंगली उत्पाद के जो प्रोडक्ट थे उससे अदला बदली केवल होता था। और सामान्य तौर से लोग खरीदते भी थे क्या, किरासन तेल और नमक, और कुछ नहीं खरीदते थे ज़्यादातर, यही सबसे बड़ा सेल का था। कपड़ा भी नहीं खरीदते थे वहाँ के लोग, खास करके जो ट्राइबल थे। गांव में जो लोग रहते थे अबूझ माड़ में, वो कम से कम कपड़ा पहनते थे, कपड़ा नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। गुप्तांग भी कुछ पत्ता वगैरह से ढक लेने का काम करते थे बांध के। लोग बोलते हैं ना अभी कि वहाँ गैंगटोक नहीं, जो उधर अंडमान निकोबार में हम गए, देखे नहीं, जारवा लोगों के बारे में जो वहाँ बोलते हैं, जारवा एक ट्राइबल ब्रीड है, उसी तरह के लोग यहाँ थे, उसी अवस्था में रहते थे लोग। तो उन लोगों के साथ मैं पहली बार जब गया तो गांव ही छोड़ के लोग भाग गए थे। अच्छा, आप समझ सकते हैं। जी, तो हमारा एक दोस्त था रत्नेश्वर नाथ, असामी था, वहीं रहता था, वो लेके गया था हमको साथ में। ये कई लोग थे हमारे वहाँ परिचित मित्र जिनके साथ में जाने का काम किया वहाँ। ये सब बहुत ही रोचक घटनाएं हैं ये सब। जी, हाँ, जिसको कि इमेजिन नहीं किया जा सकता है, ये है। और फिर जब वहाँ हमारे ऊपर शिकंजा कसने लगा प्रशासन का, तो मैं वहाँ से छोड़ के आ गया, फिर बिहार आ गए। बिहार में गया चले गए। गया में भी एक रॉबर्ट हेंड्रिक था जो बाम इंडिया चलाता था। अच्छा, अभी कहीं कुछ दिन पहले तो हमको लगता है कि वो वियतनाम में थे, वहाँ के राजदूत के रूप में था, बेल्जियम का रॉबर्ट हेंड्रिक। आपसे बात हो रही है तो याद हुई, तो आज मैं खोजूंगा उसको। और उसने एक यहाँ की ही लड़की से शादी कर लिया था, जो यहाँ लड़की है, इंडियन लड़की। हाँ, वो त्रिवेणीगंज की रहने वाली थी वो लड़की, गया में काम करती थी टीचर का। उसका नाम था मटिल्डा रॉक। मटिल्डा रॉक आदिवासी थी वो? हाँ, दलित थी, आदिवासी भी नहीं, दलित थी वो। सहरसा जिला में एक त्रिवेणीगंज है, त्रिवेणीगंज की ही रहने वाली थी। अभी भी वो, उसका घर उर यहाँ है, संपर्क रखती है वो, तो वहाँ रही। उसी से उसने शादी कर लिया था बाद में। तो रॉबर्ट हेंड्रिक के साथ काम करने लगा था मैं यहाँ आके लौट के। तो सर गया में रॉबर्ट के साथ मतलब किस तरह के काम शुरू किए थे? सोशल वर्क। हाँ, यहाँ भी मैं सोशल वर्क का ही काम करता था, खास करके वजीरगंज के इलाके में, टनकुप्पा के इलाके में, गया जिला के खिजरसराय, वजीरगंज, टनकुप्पा, ये सब इलाका था जनाधार वाला इलाका था, जहाँ न्यूनतम मजदूरी के लिए, बंधुआ मजदूरी के खिलाफ, बासगीत पर्चा दिलाने के लिए
उस समय की योजनाएं थी IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए ये सब काम करने लगे। इससे भी बहुत लोग हमसे नाराज थे, खास करके हमको याद है जीवन में कि कोई इमेजिन नहीं किया होगा जिस तरह से हमको प्रताड़ित किया गया। वजीरगंज में, गया में एक जगह है जनकपुर। जी। तो जनकपुर में एक चंदेश्वर बाबू का मकान है, श्री चंदेश्वर सिंह ठेकेदार थे, बड़े ठेकेदार थे उस ज़माने के। तो उन्हीं के मकान के कोने में पीछे नीचे में मैं रहता था। उसी में बाम इंडिया की ऑफिस थी। उनके घर में ही मुझे बुला करके और नीचे ज़मीन पर बैठाया गया और चारों तरफ से कुर्सी लगा करके नौजवान लोग और एक डॉक्टर था, मैं आज भी उसको भूल रहा हूँ, उस डॉक्टर का नाम नहीं जानता मैं, और इतनी माँ बहन बेटी हमको गाली दिया कि जितना देर रहा 10 मिनट 15 मिनट तो सब गाली देते रहा। और उसका इंटेंशन ये था कि मैं कुछ उसका जवाब दूं, अगर मैं जवाब देता तो मेरी हत्या कर देते वो लोग। तो वो लोग सर आपसे इस कदर नाराज क्यों थे? केवल एक नाराज़गी कारण था, न्यूनतम मजदूरी की लड़ाई कर लेना, आवाज़ उठाना, मुसरों के बीच में रहना उसके घर में, और उन लोगों को भी मैं अपने यहाँ बुलाता था। जी। यही नाराज़गी थी उस लोगों की सबसे बड़ी, और कोई नाराज़गी नहीं, व्यक्तिगत तो कोई मुझसे नाराज़गी था ही नहीं। और जब मतलब मैं दबंग और स्वर्ण कास्ट के लोग थे। हाँ, वो वहाँ पर एक ही जाति का घर ही है जनकपुर में, केवल दूसरे का घर उस समय नहीं था। एक घर केवल था कास्ट, जी। लेकिन उसका कोई वजूद वहाँ नहीं था। तो सर जैसा कि आप बता रहे थे कि एक ही कास्ट के लोग थे, तो वो कौन सा कास्ट था, इसके बारे में आप बताना चाहेंगे? भूमिहार जाति के सब लोग थे टोटल। जी। और उस दिन मेरे मन में इतनी उग्रता आई थी बाद में जब वहाँ से मैं निकला, तो मैं कैसे अपने उग्रता को संभाल के रखा, मुझे आश्चर्य है। कुछ व्यवस्था भी मैंने कर लिया था कि यहाँ से कैसे एक आध दो लोगों को हम लोग टारगेट किया था, लेकिन मैं अपने आप को बहुत ही फिर संयमित हो गया। आज तक वो उस परिस्थिति को याद करके अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो मैं बता नहीं सकता आपको जो परिस्थिति। मतलब इतनी छोटी सी बात थी कि आप किसी के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, तो वो लोग आपको मतलब बेइज्जती, जो अपमानित करना होता है एक तरह से, वो उसकी सारी सीमा लांघ गए थे। शायद उनके लिए ये नहीं था कि हम उनको लग रहा था कि हम लोगों को बहका रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, और मुझे ये नहीं करना चाहिए। और नक्सली कह के हमको लोग संबोधित करते थे, और मैं नक्सली कहने में भी अपने आप को गुरेज नहीं समझता था कि नक्सली होना कोई गुनाह नहीं है, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ता है। तो ये उनको बहुत खराब लगता था, या लगा था, जो कही है। जी। ये तो ये स्थिति थी। फिर उसी समय में वो बाम में ही उस संस्था का नाम एक रजिस्ट्रेशन कराया गया, जिसका नाम जन जागरण मंच, जन जागरण मंच। उसके अध्यक्ष बनाए गए थे रवि जी, रविंद्र प्रताप। वो राजपूत जाति के थे, लेकिन उनका बहुत दबदबा था वजीरगंज में तत्कालीन समय में। अच्छा। अभी भी हैं वो, आप उनसे ही मिलिएगा तो मेरे बारे में पूछिएगा तो सब वो बताएंगे। रविंद्र प्रताप, थाना के ठीक सामने उनका घर है, और वो आ गए थे गांधी जी के रास्ते। गया में थाना के? गया वजीरगंज। अच्छा। गया से 25 किलोमीटर की दूरी पर वजीरगंज थाना है। जी। ठीक वजीरगंज थाना के सामने में उनका घर है, श्री रविंद्र प्रताप। जी जी। और उनका बेटा भी अभी जिला परिषद का सदस्य हुआ था, मुखिया है, वकील है, 2-3 बच्चे। उनकी बेटी अभी हॉलीवुड में काम करती है और अच्छे स्थानों पर है, और बड़े जोतदार हैं वो वहाँ के। वो बाजार उजार लगता था सब उन्हीं का था।
उन्हीं के घर में था, ज़मीन में था। वहाँ मंदिर बना हुआ है, उन्हीं के पूर्वजों ने बनाया है, बहुत बड़ा मंदिर, वजीरगंज का सबसे बड़ा मंदिर वही है। तो वो आप लोग के साथ आ गए थे? वो हमारे साथ आ गए थे विचारों से, और वो हमारे विशेष तौर से हमसे उनकी दोस्ती हो गई थी। और मेरे ही जैसा वो भी थोड़ा लंबे चौड़े थे, तो कई जगहों पर मेरे साथ जाने भी लगे। गया से बाहर, गया में उतना नहीं, गया से बाहर चले जाते थे मेरे साथ, जैसे रायपुर चले गए, झारखंड में चले गए। कई उन्हीं की बातों से, उन्हीं के मुंह से ये सब बात सुनेगा, ये सब कहानी, तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा कभी। जी बिल्कुल। तो फिर सर, और फिर मेरा ये कार्यक्रम चलते रहा इस तरह से। फिर मैं पटना आ गया वहाँ से, गया से। अच्छा। और पटना में आकर के मैंने पुनः वो प्रयास ग्रामीण विकास समिति फुलवाड़ी शरीफ में है, उसी के नाम से, उसी के माध्यम से मुसहर लोगों के बीच में यहाँ भी काम शुरू किया हमने। तो तत्कालीन समय के हमारे साथी थे, साथी नहीं गार्जियन स्वरूप थे, रामप्रीत पाल या जोगेंद्र सिंह, कुर्मी जाति से थे, बहुत उदयमान व्यक्ति थे वो। उनका एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया। उसी समय के साथी थे, ब्रह्मपुर के थे वो, महेश सिंह किसान थे। उसी समय में देवकिशुन ठाकुर जो अभी आरजेडी के ऑफिस में रहते हैं, वो भी थे। सर, तो ये जब आप सोशल वर्क कर रहे थे इतने सारे ग्रुप में, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो जीवन तो बहुत कठिनाइयों से भरा रहा होगा, क्योंकि कठिनाई ही था मेरे जीवन में और कुछ नहीं था, लेकिन बहुत मज़ा आता था, इसलिए लोगों का सपोर्ट होता था, और जो मैं कहता था वही करता था। और उस समय में कहीं भी कोई संघर्ष का बात होता था, 150-200 लोगों को लेके चल देना मेरे लिए बहुत आसान बात था। कभी कह देते थे कि चलो, तो सब रेडी, हाँ चलेंगे। चूँकि मैं गांव में ही रहता था, गांव का ही मेरा जीवन था। तो गया के बाद फुलवारी शरीफ आकर के, मतलब यहाँ भी आप किसके लिए काम कर रहे थे? मुसहर जाति, मुसहर लोगों में, जी, दलित लोगों में। भेलवाड़ा जो गांव है, वो समझिए कि वहाँ भेलवाड़ा, झांझक, सकरैचा, टरमा, सलारपुर, जो नदी के किनारे के सब गांव है। उसी समय मैंने यहाँ सबरी मेला लगाया था, जीतनराम मांझी जी को ले गए थे इनवाइट करके हम। मांझी जी उस समय बड़े नेता हुआ करते थे? नहीं, हमसे राजनीतिक तौर से हमसे बहुत बड़े नेता थे मांझी जी। हाँ, बहुत बड़े नेता थे। वो तो स्टेट मिनिस्टर थे। मैं रोड पर घूमने वाला, झोला टांगने वाला था, जिसके मन में राजनीति में जाने का एक कोई प्लान भी नहीं था। जब मैं राजनीति में आया तो राजनीति में मेरे जाने की योजना नहीं थी। लेकिन मैं उनको बुला लेता था वहाँ की, चलिए प्रोग्राम में। तो मैं मांझी जी के माध्यम से ही, उस समय वेंकट सुबैया हुआ करते थे बिहार के राज्यपाल, तो इन्होंने जाके टाइम लिया, लास्ट मोमेंट में नहीं गया। और सबरी मेला पहली बार बिहार में लगाने का काम उदय नारायण चौधरी ने किया था, सभी मुसहर नौजवानों के साथ, गंगा पुनपुन नदी के किनारे में, सकरैचा गांव के सामने नदी पर। और हजारों की भीड़ लगी थी। 2 दिनों तक मेला जैसा रहा, एक नया मेला। अब तो वहाँ बराबर लगना शुरू हो गया है। मतलब सबरी मेला में सर होता क्या है? मेला तो है ग्रामीण तौर पर कि लोग आते हैं घूमने के लिए, चलते हैं, जाते हैं। और सबरी माता के बारे में उसमें हम लोग प्रचार प्रसार करते थे। मेरा वो एक मुख्य उद्देश्य था, इसके माध्यम से लोगों को एकजुट करना, मुसहर भाइयों को वहाँ बुलाना, फिर शिक्षा पर बात करना। फिर वहाँ से हम लोग निकालते थे बच्चों को और ले जा कर के पिपलामा में आवासीय विद्यालय था, वहाँ बच्चों को नाम लिखाया, लड़कियों का नाम लिखाया, ये सब काम करते थे। जी। हाँ, तो और ये कार्यक्रम हमारा जारी रहा। आज भी वहाँ इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो तत्कालीन समय में मैंने जो काम किया उसके परिणाम स्वरूप निकले। उस समय में एक भी लड़की मैट्रिक पास नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी जब मैं ये काम शुरू कर रहा था, सर्वे किया तो। वहाँ पे फुलवारी शरीफ के आसपास? नहीं, फुलवारी, पूरे पटना जिला में एक भी लड़की पढ़ी लिखी नहीं थी तत्कालीन समय में, आप जानिए। और फिर
ये काम हम लोगों का चलते रहा। तो हमने ये भी सुना है कि फुलवारी में शरीफ में जब आप शबरी मेला लगाए थे तो कोई बहुत बड़ी घटना होते होते बच गए, मतलब बाल बाल बच गए थे आप लोग, क्योंकि पुलिस आप लोग के पीछे लग गई। घटना का जिक्र करूँगा। एक घटना तो हुई थी जिसकी बात जो आप जानना चाहते हैं कि अरवल में CR कासवान SP थे अरवल के से, और उसी समय में वहाँ दलितों की गोली चलाकर हत्या की गई थी, पुलिस के गोली में मारे गए थे वो सब। उन लोगों को गुरवादी के नाम में हत्या की गई थी अरवल इमामगंज में, वहाँ घटना घटी थी। तो उसके बाद ही यहाँ एक पद यात्रा निकली थी अरवल से पटना तक के लिए, जिसका नेतृत्व अभी जाबिर हुसैन साहब हैं, जाबिर हुसैन साहब कर रहे थे, जिसके इंतजाम करता में मेरा नाम था और मैं उसका इंतजाम किया था। यहाँ फुलवाड़ी शरीफ के इलाके में जब वो पहुँचे तो मेरा ही सब इंतजाम था, फुलवाड़ी तक का, खोल तक का, खाना पीना रहना कैसे। कर्पूरी ठाकुर जी भी उसमें आए थे, सब लोग के तत्कालीन समय के सभी राजनेता थे। मैं तो राजनेता नहीं था, मैं तो इनसाइड स्टोरी में था, ये जानिए उसके। तो उसी में एक थे संघर्ष वाहिनी के तो उस समय में उमेश सिंह, जो आजकल मसौढ़ी में किसान आंदोलन में बहुत व्यस्त हैं, वो भी भूमिहार जाति से हैं। अच्छा। लेकिन बहुत अच्छे, जात का प्रभाव उसके ऊपर नहीं है उमेश सिंह में। जी। और उमेश सिंह हैं धनरुआ के रहने वाले। धनरुआ एक गांव है, धनरुआ जो ब्लॉक है पटना ज़िला में, वहीं पर बगल में 3-4 किलोमीटर पर एक गांव है, वहीं के रहने वाले थे और काफ़ी एक्टिव हुआ करते थे उमेश सिंह। तो उमेश सिंह भी हमारे सहयोगी के रूप में तत्कालीन समय में जब पदयात्रा निकली थी तो थे। तो उस पदयात्रा के बाद उसके करीब 1 महीने के अंदर जो घटना घटी थी उसके बारे में चर्चा करने के लिए और मजदूरों के साथ, मुसहर भाइयों के साथ, दलितों के साथ नेवरा में एक हमने शिविर का आयोजन किया था। नेवरा जो है बिहटा और दानापुर के बीच में है, दानापुर के बाद पहला स्टेशन है नेवरा। और नेवरा में ही बच्चा बाबू का नाम से जहाज चलता था पटना में गंगा पर, उनका एक कोठी था वहाँ जो एबंडन था, बहुत बड़ा मकान, हाई स्कूल के ठीक दक्षिण में है। हाई स्कूल, नेवरा हाई स्कूल और रेलवे स्टेशन दोनों के बीच में है वो मकान था बच्चा बाबू का, बहुत बड़ा मकान, 200-300 के रहने के लायक। तो उसी में हमने नौजवानों का एक, मुसहर लोगों का एक शिविर बुलाया 3 दिवसीय। तो पहला दिन ही, और उस शिविर की सूचना हम दे चुके थे जिला प्रशासन को भी। जी। बल्कि DM पटना उस समय होते थे मुख्तियार सिंह और SSP होते थे यहाँ बलबीर चांद। तो हमने मुख्तियार सिंह को हमने देखा जा कर के न्योता दे दिया था कि ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं, आप आइए। तो लोगों ने समझा नेवरा में हमको कि ये नक्सलियों का एक कोई निकल रहा है, ये मीटिंग हो रहा है यहाँ। तो उस मीटिंग के कारण बहुत लोगों में ये था कि कैसे इन नक्सलियों को अरेस्ट किया जाए, और आसपास के रहने वाले जो लोग थे हमारे विरोध में थे। तो चूँकि जो उस इलाके के जोतदार लोग थे जो बड़े नेवरा के आसपास के चारों ओर के, उन लोगों ने पुलिस को खबर दिया कि यहाँ नक्सली का भीड़ लगने वाला है, आप आइए। तो हम लोगों ने तो 2 काम किया था उस दिन कि आबादी के बारे में, दलित अत्याचार के बारे में, फिर आपको बच्चों के कुपोषण के बारे में, महिलाओं के ऊपर अत्याचार के बारे में एक प्रदर्शनी भी लगाया था सब लोगों से मिलके। चारों तरफ 100 पोस्टर लगा के रखे थे अंदर में ये सब पर। तो रात में सब लोग कहा कि पुलिस आ रही है आप लोगों को अरेस्ट करने के लिए। हमारे लोग भी थे, जिसमें प्रमुख बुद्धिजीवी थे, जो प्रदीप प्रियदर्शी हैं खगौल के वार्ड पार्षद थे, वो भी थे, आज भी हैं वो प्रदीप, और राम बाबू यादव थे
जो दानापुर के थे रहने वाले, वो भी थे। इस तरह से कई लोग थे हमारे साथ, कपिलेश्वर थे जो भी थे, सब लोग थे। तो रात में हमने सबको कहा कि सब लोग इत्मीनान से रहो, कोई भागेगा नहीं, लेकिन पुलिस आ रही है तो आ रही है। क्योंकि हम लोग तो बहुत मॉरली बहुत मजबूत थे। पुलिस आके ही क्या करेगी? एसपी उसपी आएगा तो क्या करेगा? डीएसडीओ आएगा, थाना प्रभारी आएगा, क्या करेगा? कोई मैं गलत तो हूँ नहीं कि हमारे ऊपर कोई किसी का शिकंजा चलेगा। लगभग 9:30 बजे रात को चारों तरफ से रोशनी दिखने लगी। पूरब के तरफ का खाली छोड़ के 3 तरफ से दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के तरफ से घेर लिया, और पूरी कंपनी थी। पटना पुलिस लाइन से भी 2-3 कंपनी पुलिस चली गई थी, अगल बगल के सभी थानों के लोग थे, और स्वयं बलबीर चांद नेवरा रेलवे स्टेशन के ऊपर पूरब का जो केबिन था, उस केबिन पर ऊपर चढ़ गया था। मुख्तियार सिंह खुद डीएम के रूप में आए थे अरेस्ट करने के लिए, और वो जो नेवरा हाई स्कूल है उसके दीवार की ओट में वो खड़ा थे, और उसने वहीं से अनाउंस किया कि जो कोई तुम लोग हो, सब कोई बाहर निकलो, नहीं तो तुम लोग मारे जाओगे। हम जिला प्रशासन के लोग हैं, डीएम बोल रहे हैं, चारों तरफ से तुम लोग घेर लिए गए हो, कोई निकल के भाग नहीं सकते हो, और भागोगे तो मारे जाओगे, इसलिए एक एक करके सरेंडर करो। ये माइक से अनाउंस किया उन्होंने। तब हमको गंभीरता समझ में आई इसकी। फिर देखा कि कई जगहों पर देखे कि हमारे यहाँ के आने वाले रास्ते पर जीप खड़ा करके, चूँकि अंधेरा था रात का, तो जीप खड़ा करके और उसके रोशनी को स्टार्ट करके जीप के लाइट को जला दिया था कि देखा जा सके उधर से, हाँ इधर से कोई भागेगा तो उसके लिए। और ज़मीन में 3 ये में लोगों ने एम लेकर के राइफल का ज़मीन में सूत गया था लोग। पुलिस हाँ सो गई थी। तो जैसे ही उसने अनाउंस किया, और उसी समय हम लोग खाना खा रहे थे, और खाना हम लोग खा रहे थे माड़ भात और आलू का सब्जी। चूँकि जो चंदा में आता था उसी से, उस दिन चंदा आया था, आज चावल, और तो चावल का ही माड़ भात बन गया और आलू की सब्जी बन गई, वही खा रहे थे हम लोग। प्लास्टिक का प्लेट था हाथ में लिए हुए। उसी समय अनाउंसमेंट हुआ। तो अनाउंसमेंट हुआ कि तुम लोग बाहर निकलो, तो हम कहे तुम लोग कोई नहीं रुको, सब हम जाते हैं। तो जब मैं जाने लगा जिधर से अनाउंस किया उधर, तो कहा कि दोनों हाथ ऊपर करके आओ। तो दोनों हाथ ऊपर हमने ऐसे कर लिया, और हाथ में प्लेट भी है मेरे खाने का। फिर बोला, मेरे सामने कुछ लोग आने लगे लाइन लग करके, तो कहा सब लोग पीछे जाओ, एक आदमी आगे वाला केवल आएगा, पीछे का कोई आदमी नहीं आएगा। तो हमने कहा तुम लोग पीछे जाओ, हमको जाने दो आगे। तो जब आगे गए तो जैसे ही 25-30 कदम आगे चले होंगे, तो अचानक आके चारों तरफ से राइफल का नोक हमारे ऊपर तरफ चारों तरफ लगा दिया। मैंने कब्जे में ले लिया। हाँ कब्जे में ले लिया। मैं अगर थोड़ा भी बोलता कुछ, और हाथ मेरा ऊपर ही है, तो एक शरीर का एक पार्ट भी नहीं बचता, ये इतना था। तो अगर मैं उस समय थोड़ा भी घबरा जाता तो कुछ भी हो सकती थी। तो हमने कहा, उन लोगों ने कहा, एक उसमें कहा, शायद इंस्पेक्टर था या डीएसपी था, किसी ने कहा सर पकड़ लिया एक को, ऐसे तेज आवाज में कहा, कौन है सर तुम्हारा? तो हम बोले कौन है सर तुम्हारा, चलो देखते हैं कौन सर तुम्हारा है। तो अंदर से मजबूत देख के, ये पुलिस वाले भी तो ऊपर बुजदिल होते हैं ना साहब, करेजा नहीं होता है। चूँकि मरने और मारने की ताकत नहीं उसमें होती है, इसीलिए कहा हमने कि वो बुद्धिल होते हैं लोग आपको। तो देखे कि उधर से मुख्तियार सिंह निकल के आ रहे हैं। तो मुख्तियार सिंह को तो हमने कहा प्रणाम सर, आपको आनी थी तो इतनी बड़ी फोर्स लेके क्यों आए हमको? अरे आप कह देते मैं आ जाता, हमको गिरफ्तार करने के लिए इतना फोर्स लेने क्या वो थी? तो उधर से मुख्तियार सिंह कहा, ओह खोदा पहाड़ निकली चुहिया। ये बोलते हुए मेरे पास आ गए मुख्तियार सिंह। तब तक
जो वार्तालाप हो रही थी उसको भांफ करके लोग किनारे हो गया, पुलिस के लोग। चूंकि डीएम था, हम क्या ये चलिए मैं तो अभी खाना खा रहा हूँ, आपको भी खिलाता हूँ। इतना बात तो कहने की क्षमता होनी चाहिए ना। जी जी जी। तो उसने कहा, मुख्तियार सिंह ने, अरे उधर से बलबीर चांद को भी बुला लो, चांद वहाँ वो केबिन पर चढ़ा हुआ है, बोल दो डीएम साहब बुला रहे हैं। तो अपना अनाउंस किया होगा, वायरलेस सिस्टम से। उस समय मोबाइल तो था नहीं उस ज़माने में, वायरलेस सिस्टम से ही कहा होगा आने के लिए। फिर वहाँ से वो आए, तब तक हम इन लोगों को ही बुलाए अंदर, और कुर्सी तो था नहीं हम लोग के पास, तो सीमेंट का ही कुर्सी बना हुआ था आगे में, उसी पर उनको बैठाया। जो कपड़ा उपड़ा हम लोगों का था, चादर उधर बिछा के का ये बैठिए, तो वो कपड़ा पर नहीं बैठना पसंद कर रहे थे। नहीं, हमने कहा खाना खाइए आप भी, तो कहा नहीं तुम लोग खाओ, हम नहीं खाएंगे। हम लोग कहे तो ठीक है हम लोग खा लेते हैं, तब आपसे बात करते हैं। फिर खाना खाए, 10-15 मिनट में खा के सब लोग तैयार हुआ, लेकिन तब भी हमारे लोगों का दिल तो दुख 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 और चारों तरफ से फोर्स है, हमकी कोई घबराव नहीं, कोई डरो नहीं। एक आध दो आदमी को देखा कि जैसे एक खटिया थी टूटी, उसके नीचे में घुस गया डर से, कहा बीमारी का नखनक ये ये सब देखा कि निकलो आओ, डरो नहीं, सबको लाए। फिर बात, सब कोई बैठिए जैसे बैठते हैं हम लोग, जैसे मीटिंग में बैठते थे हम लोग, सब कोई हाँ यही वे में हम सबको बैठा दिए, और सबको कहा, इन लोगों को कहा कि आप देख लीजिए सब कोई, जिससे जो पूछना है आप पूछ लीजिए। तो सब वहीं से 2-3 दरोगा लोगों ने सबका नाम पता लिखना शुरू किया, कौन कहाँ का है, सबसे लिखा गया। तो फिर हमने उनको एक आध गीत भी सुनाया, याद नहीं कौन सा गीत, शायद हमको याद है, अब जाग उठे हैं हम, दुनिया को बदल कर मानेंगे। इस तरह का गीत गाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे करके चीज़ें नॉर्मल हुई 1-1.5 घंटा बाद। लेकिन वो लोग गए नहीं, कोई बड़े अफसर तो चले गए, लेकिन चारों तरफ फोर्स को छोड़ दिया गया वहाँ रात भर के लिए किया। तो हमने अपने लोगों को कहा कि देखिए कितने सौभाग्यशाली हैं आज आप लोग, हम लोगों की पहरेदारी करने के लिए इतना पैसा खर्चा करके सरकार ने पुलिस को खड़ा किया है हम लोगों के। आप अपनी ताकत को समझिए, आप अपने महत्व को समझिए। वहीं से फिर मेरा शुरू हो गया, और तब तक के लिए दूसरे दिन तक शाम तक उन लोगों ने सभी के घर से पता चला, इंक्वायरी कर लिया। चूँकि सब पटना जिला के ही थे, इसलिए इंक्वायरी करने में सुविधा थी, सबका इंक्वायरी कर लिया, लिस्ट बना लिया, किसी को कुछ तंग नहीं किया। दूसरे दिन अखबार में हमने दिया। तो जिस दिन घटना घटी उसके बाद आज अखबार ने 1 पेज का पूरा, उस समय का बहुत प्रचलित अखबार था आज, और सत्य प्रकाश यहाँ के स्थानीय संपादक हुआ करते थे, सत्य प्रकाश जी, और सत्य प्रकाश जी ने 1 पेज का पूरा बनाया उस घटना का, और उसका पूरी कहानी ये था, वो घटना जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो गरीब किसान मजदूरों की बात करना, दलितों की बात करना, कमजोर वर्ग की बात करना कोई मामूली बात नहीं है, और ये सबके पास का चीज़ नहीं है। और तत्कालीन समय में मेरे ऊपर लोगों का विश्वास बहुत ज़बरदस्त था गरीबों का। एक बार जब कुछ बोलते थे तो उसका तुरंत पालन हो जाता था। जी, क्योंकि आप उनके साथ रह के काम कर रहते, गांव में ही रहते थे हम, जी, गांव में रहते थे। सर आखिरी सवाल कि इतना मेहनत किए, फिर राजनीति में कैसे एंट्री हो गई आपकी? राजनीति का एक अलग स्टोरी है, जी, इसको दूसरे खंड में देखिए। और नहीं वो तो है, बस हमें एंट्री के बारे में जानना चाह रहे हैं। बता देते हैं। वो राजनीति में तो पहले ही हमको कर्पूरी ठाकुर जी ने, जब सोशलिस्ट पार्टी में विभाजन हुआ तो दमकीपा बनी, दलित किसान मजदूर पार्टी बनी है। हाँ, तो दलित किसान मजदूर पार्टी की सिंबल हमको आदरणीय
स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने फुलवाड़ी शरीफ से उम्मीदवार बना दिया, बिना बात किए हुए, हमसे बिना पूछे हुए। चूँकि जानते थे कि अच्छा लड़का है, काम करता है, ऐसा ही लड़का की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने घोषणा कर दिया। जब उन्होंने घोषणा कर दिया तब मेरे मन में तिनका बराबर भी नहीं था चुनाव लड़ने की बात। तो हमने जाके उनसे आग्रह विनती किया, उनसे और जावेद हुसैन साहब से, कि हमको छोड़ दीजिए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं अगर चुनाव लड़ूंगा तो हमारा पारिवारिक तौर पर हम नष्ट हो जाएंगे और हमको कोई पूछेगा नहीं। हम लोग तो गरीब परिवार के हैं, खाना पीना भी नहीं, कुछ कहाँ से खर्च करेंगे, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, ये सब भविष्य की चिंता थी, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ा। फिर 85 की बात है। फिर 90 आई, 90 में फिर ये आंदोलन 88 में शुरू हो गया। कांग्रेस से निकल गए थे उस समय बीपी सिंह, बोफोर्स का आंदोलन शुरू हो गया। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बोफोर्स दलालों का राज बदल दो, ये नारा लगने लगा। अब उसमें हम शामिल हो गए। पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे JN तिवारी, JN तिवारी बक्सर के रहने वाले थे, बड़े अच्छे आदमी थे, प्रोफेसर थे, मृत्यु हो गई उनकी, राजनीति शास्त्र में थे, हमको पढ़ाते थे वो। उनके साथ में जुट गया। तो जुटा इतना ही भर कि हम उनका मीटिंग वूटिंग कराने लगे पटना में, इधर आसपास झोपड़पट्टी में, सब जगह बोफोर्स के खिलाफ आंदोलन के पक्ष में। उसी समय फिर मैं आ गया का संपर्क में थे ही, आचार्य राममूर्ति जी के संपर्क में थे ही हम, त्रिपुरारी जी के संपर्क में थे ही। फिर टिकट चुनाव की घोषणा हो गई, चुनाव की बात आ गई 90 में, लोकसभा चुनाव के बाद। तो 90 में विधानसभा का चुनाव होने लगा। तो आचार्य राममूर्ति को और बीपी सिंह को बिहार से 6 सीट दिया गया बांटने के लिए टिकट। तो आचार्य राममूर्ति जी और विशेष तौर से ये तो त्रिपुरारी जी, जो ग्राम निर्माण मंडल कौआ कोल जहाँ JP रहते थे उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, तो त्रिपुरारी जी ने कहा कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना है हमको, और उपेंद्र नाथ वर्मा थे कि आपको लड़ना है इस बार चुनाव। हम इनकार करते रहे, फिर भी इन लोगों ने तय कर लिया कि चौधरी जी को लड़ाना है। तो आचार्य राममूर्ति स्टीयरिंग कमेटी में, टिकट बांटने वाली कमेटी में दिल्ली में थे। तो उनको मेरा ब्रीफ दे दिया गया कि इनको दिलवाना है। तो इमामगंज से हमको टिकट दे दिया गया। हमको मालूम भी नहीं था कि हमको टिकट मिला है। हमारी पत्नी नौकरी करती थी रेलवे में, तो मैं खगौल में था उस दिन। तो देवेश्वर नाम का एक ड्राइवर था, सवेरे सवेरे 8 बजे पहुंचा मेरे पास अखबार लेकर के, हिंदुस्तान अखबार। उस समय हिंदुस्तान अखबार छपना शुरू हो गया था, हमको लगता है पटना से या हरियावत था, कि सर अपने के नाम निकल रही अखबार में। काहे को नाम निकला है? अपना टिकट मिल रहा है थोड़ा इमामगंज से। आपको मिली टिकट, लेकिन आपको जानकारी नहीं थी, अखबार से जानकारी हुई कि टिकट मिल रहा है थोड़ा। हम क्या अच्छा देखे, अखबार लेके आ गया था वो खुशी में, क्योंकि वो मेरे साथ काम करता था, इसलिए आ गया खुश होकर के। वो कि अच्छा चलो, तो टिकट तो मिल गई। और आगे बात करेंगे राजनीति में एंट्री के बाद कैसे उदय नारायण चौधरी जी आगे बढ़े और विभिन्न पदों पर रहे, फिर अध्यक्ष बने। इस अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे।